आज के सेशन में हम देखने वाले वेव मोशन। ट्राई करेंगे कि 40-45 मिनट्स के लेक्चर में इसको कवर करें। अगर नहीं कवर होता तो अगले लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करें। तो वेव मोशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। इसमें से कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। वेव मोशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये सारी चीजें आएंगी। रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें याद रखना। बड़ा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले है यहाँ पे मेरे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। तो दो टाइप के हैं, एक रहेगा ट्रांसवर्स वेव, आई होप द फॉन्ट इज विजिबल, और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, बराबर ना। क्या फर्क है इन दोनों में? ट्रांसवर्स वेव में देखा जाए तो vibrations of the particle are perpendicular to the direction of propagation, whereas in case of longitudinal waves, vibrations of particles are parallel to the direction of propagation. So this is the basic thing. अब ये longitudinal wave मतलब एग्जांपल रहेगा साउंड का। longitudinal wave को एनर्जी कैरी करने के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी होता है। बेस्ट एग्जांपल साउंड, वी कैन नॉट हियर द साउंड इन वैक्यूम, बराबर ना। तो मटेरियल मीडियम नेसेसरी रहेगा इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, बट इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव रहेगा नहीं रहेगा, चल जाएगा। क्लियर है? अब ये वेव्स करते क्या है भाई? तो वेव्स एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, याद रखना। वेव्स क्या ट्रांसफर करते हैं? एनर्जी एंड मोमेंटम। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं करते, एनर्जी एंड मोमेंटम वो ट्रांसफर करता है। पार्टिकल ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता है। कोई भी वेव रहे, फिर ट्रांसवर्स रहे, लॉन्जिट्यूडनल रहे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों केस में मेरे एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता रहेगा। अब ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेयर एज इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हमें यहाँ पे मिलेगा कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सो अगेन ये फंडामेंटल डिफरेंस है, बराबर ना। क्रेस्ट मतलब क्या रहेगा? जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, बराबर ना। और ट्रफ क्या रहेगा? जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, उसे कहा जाता है क्रेस्ट और ट्रफ। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, तो ऑब्वियसली ये देखना, ट्रांसवर्स वेव में प्रेशर चेंज नहीं होता, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होने की वजह से प्रेशर पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोगों को ये डायग्राम याद रखनी है। ये एक वेव है, बराबर ना। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल मार्क करने की कोशिश करूं तो 0 पाई और ये 2 पाई, तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइनोसॉइडल वेव। ये हमें पता है एंगल। ये पॉइंट होता है मेरा क्रेस्ट और ये पॉइंट होता है मेरा ट्रफ। अगर टाइम पीरियड देखोगे तो ये टोटल टाइम पीरियड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वन साइकिल। ये टोटल टाइम पीरियड रहेगा। तो ये टाइम पीरियड कितना होगा? इट विल बिकम एज अ t/4। यहाँ पे कितना आएगा? t/4। अगर इस वेव की वेलोसिटी v है तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक वेवलेंथ आएगा λ/4, क्योंकि टाइम पीरियड भी कितना है? t/4 है। तो वेव वेलोसिटी कितनी है? v। तो हर जगह पे वेव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिमिलरली यहां से यहां तक देखा जाए तो λ/4, यहां से यहां तक देखा जाए तो λ/4, और यहां से यहां तक देखा जाए तो λ/4। तो ये डायग्राम आप लोगों को याद रखना है। यहां से मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ कितना आएगा? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ λ/4 plus λ/4. आंसर इज गोइंग टू बी द λ/2. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। सिमिलरली अगर मैं आगे इसको बढ़ाता हूं तो यहाँ पे फिर से क्या मिलेगा? क्रेस्ट। ये क्रेस्ट मिलेगा और ये भी कितना आ जाएगा? λ/4। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ कितना आएगा? 1 लैम्बडा, बराबर ना। तो मैं यहाँ पे एडिशन करके देख सकता हूँ, इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच पे डिस्टेंस कितना है? λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4। तो आंसर कितना आएगा? लैम्बडा। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ λ/2। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज λ/λ आएगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। सो दिस इज रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ वेव। अब वेव के टाइप देखा जाए तो मटेरियल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मटेरियल वेव्स जो भी ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में होता है उसको मैटर वेव्स कहा जाता है, बराबर ना। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में।
ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं कर सकते, बराबर ना। ये वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने देखा होगा पोलराइजेशन, डिस्टेंस लॉ, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो ये वहां पे आएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट, टर्म्स यूज्ड इन अ वेव मोशन। तो एक रहेगा मेरा एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, इसको हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। और एक चीज होती है वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? दैट इज कॉल्ड एज अ लैम्बडा बार विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। अगर इस वेव नंबर को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो बन जाता है एंगुलर वेव नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है और किसी भी वेव का इक्वेशन अगर देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर ना। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूं, ए साइन ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, माइनस के की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, तो कॉमन कौन निकलेगा? 2 पाई कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आप लोगों को मिल जाएगा टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसके ऊपर आते हैं, कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद इक्वेट कर लो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव। अब क्या आप लोग बता सकते हो इन दोनों में क्या फर्क है? पहला क्या था मेरे पास? ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा क्या है? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों भी साइन वेव है, बराबर ना। पहला साइन वेव अगर देखोगे तो अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, पहला साइन वेव ऐसा है, तो क्या मैं इसको माइनस बाहर निकाल के ऐसे लिख सकता हूं? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं ना। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, बराबर। तो वो चीज अगर करोगे तो ये साइन वेव ही है, लेकिन माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वेव आपको ऐसे मिलेगी। क्लियर है? तो इस वेव का इक्वेशन ये है और इस वेव का इक्वेशन ये। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। क्लियर? कंपेयर करना है, कंपेयर करके वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे पूछी जा सकती है। तो दीज आर द टर्म्स। बाकी टर्म्स तो हमें पता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या फिर एक वेव मिलने के लिए टाइम लगता है वो, बराबर ना। अब ये इक्वेशन भी याद रखना, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी होता क्या है? सो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा या फिर लैम्बडा बाई टी। तो ये होता है मेरा वेव वेलोसिटी। अगर मैं इन दोनों का यूज कर लूं तो वेव वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। कंफ्यूज मत होना, ये वेव वेलोसिटी और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये ऑसिलेशन में आती है, बराबर ना। Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा, Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा, उधर कंफ्यूज मत हो। So these are the terms which are related in wave motion. Then speed of waves. तो हम यहाँ पे आज की सेशन में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में ही बात करेंगे। साउंड वेव को हम अलग से सीखने वाले। तो इन सॉलिड एंड इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, सॉलिड में देखा जाए तो ये जो स्पीड होती है ना, दैट इज इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय रो, वेयर ईटा इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और रो इज डेंसिटी, ये रहेगा डेंसिटी। लेकिन स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर देखोगे तो ये जो वेलोसिटी रहेगी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। टी क्या होगा? तो टी इज गोइंग टू बी द टेंशन, और म्यू यहां पे होगा लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या होगा? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब रहेगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इस टेंशन को थोड़ा सा रिलेट करते हैं यंग्स मॉडुलस के साथ। अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स, अप्लाइड फोर्स, तो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बराबर ना। तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर ये फोर्स, दिस फोर्स इज इक्वल टू द टेंशन, तो ये मुझे मिल जाएगा y इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाय एल, बराबर ना। दैट इज इक्वल टू फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू टेंशन। नेक्स्ट, इस मास को मैं लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग दी जा रही है तो यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अब मैं ये सारी चीजें उठा के अगर यहां पे डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टेंशन की जगह पे क्या आ रहा है, y इंटू ए डेल्टा एल बाय एल, म्यू की जगह पे आएगा मास, मास मतलब रो इंटू ए इंटू एल, बराबर ना, डिवाइडेड बाय एल। तो क्या होगा, एल एल कैंसल, ए कैंसल, आप लोगों को मिल जाएगा यही स्पीड का इक्वेशन, यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल रो इंटू, ऐसा कुछ आ जाए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्लियर है? तो ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, याद रखना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें यूज करना है, बहुत रेयरली पूछा जाएगा स्पीड ऑफ वेव्स। हम यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में बात कर। नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस, टाइम, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस रिलेशन पता है ना। फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, बराबर ना। सो दिस इज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सिमिलरली टाइम डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो एक है मेरा फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का रिलेशन, दूसरा है मेरा फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस का रिलेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको डिसाइड करना। अब ये कहां पे लगता है, तो सुपरपोजिशन में लगता है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस सुपरपोजिशन के एप्लीकेशन इंटरफेरेंस में लगता है, बराबर ना। सो दिस इज रिगार्डिंग द पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा रहेगा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम फेज डिफरेंस फाई, इनिशियल फेज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, तो दिस इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें तो रिजल्टेंट आप लोगों को ऐसे मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस के हिसाब से, बराबर ना। ये रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सॉल्व करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो क्या करोगे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बराबर। तो कैसे सॉल्व करोगे, साइन ए प्लस बी या साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी से नहीं होगा, साइन ए प्लस बी से करना पड़ेगा हमें, बराबर। तो ये क्या होगा, अगर ये मैं फाई इनिशियल फाई 0 भी लेके करता हूं तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बनेगा, a1 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, a1 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, बराबर ना, बराबर। दूसरे केस में अगर फाई 0 लेके करना हो तो 0 नहीं करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको a पकड़ लो और इसको b पकड़ लो, बराबर ना। सॉरी, ये a रहेगा, ये b रहेगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन इसको कैसे एक्सपांड करोगे, एक्सपांड नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। आप देखो ये चीज स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, ये डेरिवेशन आप लोगों को स्टेट बोर्ड के लिए पूछा जाएगा, और आप लोगों को अभी तक पता नहीं है कि इसका करना क्या है। इसको 0 नहीं लेंगे, इसको a पकड़ लो, ये b होगा, ये a होगा, ठीक है। तो इसको एक्सपांड मत करो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इसको एक्सपांड करो, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाइव, बराबर, प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। आया समझ में? आप कॉमन कौन निकलेगा, देखो ये कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में रहेगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इधर मुझे मिल जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। अब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं r cos थीटा, चलेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये a2 साइन फाइव जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं,
ठीक है, A2 sin फाई को कंसीडर कर लो R sin थीटा, बराबर। तो आप लोगों को अब मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, R cos थीटा sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस R sin थीटा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये वापस क्या बन जाएगा, R sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। आ गया ये। तो दिस सुपर पोजिशन, तो R आप लोगों को मिल जाएगा, स्क्वायर और ऐड कर दो, R स्क्वायर सॉल्व कर लो, आप लोगों को ये वाला इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, बराबर ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जीरो या फिर मिनिमम, बराबर ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? For constructive interference, path difference should be integral multiple of lambda, बराबर ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1/2 इंटू लैम्बडा। यहाँ पे n की वैल्यू कहां से चालू होगी, और यहाँ पे n की वैल्यू कहां से चालू होगी? ये वेव ऑप्टिक्स में सीखा है आप लोगों ने, लेकिन ये वेव्स में भी आ सकता है। दो साउंड वेव का इंटरफेरेंस आप लोगों को पूछा जा सकता है। और यही जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखते हैं, S2p माइनस S1p, या फिर d साइन थीटा, किया होगा ना, d साइन थीटा। अब देखो पाथ डिफरेंस ऐसा है तो फेज डिफरेंस भी मिल जाएगा। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले जीरो, बराबर ना। वैल्यूज डालोगे तो डेल्टा फाई के वैल्यूज कैसे बनेंगे, जीरो, उसके बाद 2 पाई n, 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, 6 पाई, बराबर ना। इस तरह से आप लोगों को फेज डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा n माइनस 1/2 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, n की वैल्यूज डालते रहो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी होता है। तो इंटेंसिटी की तरफ चलते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अपने पास ये वाला फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, या फिर डेल्टा फाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी I ये बन जाएगा I1 स्क्वायर, नहीं I1, ये बन जाएगा I2, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। तो ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है, याद रखना, बराबर। फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, इसके हिसाब से। तो ये जो इक्वेशन है आप लोगों को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। और डिस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी आप लोगों को मिल जाएगी I मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड के केस में देखना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, A मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और A मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्रोवाइडेड दैट A1 इज ग्रेटर देन A2, बराबर। कंफ्यूज मत होना, I मैक्स रहेगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर, whereas I minimum रहेगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। नाउ फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, I1 शुड बी इक्वल टू I2। सस्टेन्ड मतलब ऑब्जर्वेबल या फिर अच्छी तरह से जो हमें सुनाई दे, बराबर ना। ये I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। अगर I1 इज इक्वल टू I2 है तो I मैक्स आप लोगों को मिल जाएगा 4I0 और I मिनिमम आप लोगों को मिल जाएगा 0।
क्लियर है? तो इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन से पहले कुछ चीजें। पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग, पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये जो पावर ट्रांसमिटेड है अलोंग द स्ट्रिंग, दैट पावर, एवरेज पावर अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला भी है अपने पास, दैट इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर फोर्स एफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। सो दिस इज द एवरेज पावर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो एवरेज पावर जो है, पावर एवरेज, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर म्यू, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द पावर ट्रांसमिटेड। एंड नाउ व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर डिवाइडेड बाय एरिया, बराबर ना? इंटेंसिटी इज नथिंग बट द पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो आप लोग देख सकते हो। अब यहां से एक सवाल आता है, क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर? याद रखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डेंसिटी के लिए है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो कि हमने ऑलरेडी वहां पे लिया। अब यहां पे हमने एक चीज मिस कर दी है, आई विल कवर दैट। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा होता है। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? ए ओमेगा। और अगर इसका इक्वेशन देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी डाबा वाई बाय डाबा एक्स। आई होप कि यू नो अबाउट द पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये वेव इक्वेशन है। अब इसमें भी क्या है, कई बार पूछा जाता है वेव पार्टिकल कहां पे चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है, बराबर ना? पार्टिकल कहां पे चल रहा है? सो पार्टिकल वेलोसिटी जो है, पार्टिकल, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू डाबा वाई बाय डाबा एक्स। अब इसमें कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल डाबा वाई बाय डाबा एक्स अगर 0 से ज्यादा हो तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 से कम है। पार्टिकल वेलोसिटी 0 से कम है मतलब निगेटिव है, सो पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पार्टिकल कहां पे मूव करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली डाबा वाई बाय डाबा एक्स अगर लेस देन 0 है तो पार्टिकल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होगी और पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये कंडीशन में याद रखना है। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द वेव इक्वेशन, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता है पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं हम मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो इसके ऊपर आप लोगों को पूछा जाएगा बहुत ज्यादा। आप पिछले 2 साल से पैटर्न देख रहे हैं, सीईटी में भी, नीट में भी और जेई में भी, तो ये कुछ चीजें पूछी जाती है वहां। नेक्स्ट पार्ट रहेगा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। अब रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में अगर देखोगे आप तो 2 चीजें यहां पे करेंगे, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अगर मैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड कराता हूं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, मान के चलो कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैं ऐसे बांध के रख रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू जनरेट द वेव पल्स ऑन दिस स्ट्रिंग, और ये वेव पल्स आगे जाएगा, बराबर ना? ठीक है, तो ये वेव पल्स आगे बढ़ेगा, यहां पे टकराएगा और ये उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्शन करने की कोशिश कर रहा है। एक्शन मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन भी हमें मिलेगा लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वेव पल्स है, ये वेव पल्स मेरा कुछ इस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा है कितने से? 180 डिग्री, बराबर? फेज शिफ्ट हो रहा है 180 डिग्री से। लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड अगर देखोगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक रॉड है, एक रॉड को ऐसे मैं एक रिंग बांध के वेव जनरेट कर रहा हूं, तो जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा? तो ऐसे ही वापस आएगा वो। ठीक है, ऐसे ही वापस आएगा, तो देयर विल बी नो फेज शिफ्ट। तो इसको हम बोलते हैं ये रहेगा रेयर टू डेंसर, ये रहेगा डेंसर टू रेयर, अगर स्ट्रेट बोर्ड यूज करोगे तो। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हुआ फ्रॉम फिक्स्ड एंड
फ्री एंड। और एक चीज है, अगर मैं ऐसे दो वायर्स ले लूं, ओके, एक थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा रहेगा, एक का थिकनेस कम रहेगा, और मैं इधर वेव सेट करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव रहेगा ना, रिफ्लेक्टेड वेव में फेज शिफ्ट होगा भाई, ट्रांसमिटेड वेव में नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड वेव में फेज शिफ्ट होगा, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव में नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? अब यही चीज मैं अगर ऐसे करता और ये अगर आगे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पे ये ऐसे ही आगे जाएगा और ये भाई साहब ऐसे ही पीछे जाएगा। क्लियर है? ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे बढ़ेगा। तो इधर देख सकते हो फेज शिफ्ट है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, इधर फेज शिफ्ट नहीं है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। क्लियर है? क्लियर? तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जब रेयर टू डेंसर चलते हैं, ट्रांसवर्स वेव के केस में, तब उस केस में हमें फेज शिफ्ट मिलेगा 180 डिग्री का, लेकिन डेंसर टू रेयर चलेगा तो फेज शिफ्ट मिलेगा 0। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव में इससे उल्टा होगा, रेयर टू डेंसर जाऊंगा तो फेज शिफ्ट नहीं होगा। ट्रांसवर्स में हो रहा है लेकिन लॉन्जिट्यूडनल में नहीं होगा। लॉन्जिट्यूडनल में डेंसर टू रेयर आओगे तब फेज शिफ्ट होगा पाई रेडियंस। अब यहाँ पे जो ना देखो, ये तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन, ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और ट्रांसमिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस याद रखने हैं। सो यू कैन रिमेंबर दीज इक्वेशंस। एम्पलीट्यूड ऑफ reflected wave which is equal to v2 minus v1 divided by v2 plus v1 in bracket amplitude of incident wave, ठीक है ना। और amplitude of transmitted wave is equal to twice v2 divided by v2 plus v1 into amplitude of incident wave।